Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF with an all India rank of 23 in December 2024. Now we are going to start our unit 2, which is research aptitude, and this is the part 1 of the PYQ series. Now, before proceeding further, this is the QR code or the invite link to join our UGC NET Paper 1 Telegram group. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है कि a researcher obtains the following p values for the sample correlation coefficients of different samples. ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से जो ये हमें गिवन p values है, ठीक है, ये सब हमें क्या गिवन है, p values गिवन है, हमें इसमें से सिग्निफिकेंट बतानी है एट 1% लेवल. 1% लेवल क्या हो गया हमारा, 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100 विच इज 0.01. तो जो वैल्यूज हमारी 0.01 से कम होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट होगी. बस आपको ये देखना है, ये 0.01 से छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है. इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और डी जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा. यानी 1% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या है, 1% सिग्निफिकेंस का लेवल क्या मतलब हुआ, 1/100 which is equal to 0.01. So values less than 0.01 will be considered significant. ठीक है. Question number 2. When the researcher's sex affects the behavior of a participant. आपके पास कोई रिसर्चर आया, ठीक है, अगर तो वो मेल है आपने कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया, अगर वो फीमेल है तो आप शायद अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. तो अगर वो चीज आती है, ठीक है, अगर आप रिसर्चर के सेक्स के हिसाब से बायस्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं. इज इट साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल, बायोसोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट. इट इज नोन एज बायोसोशल इफेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, द सेक्स ऑफ अ रिसर्चर इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, मेल या फीमेल. द वे इट इन्फ्लुएंसेस द पार्टिसिपेंट बिहेवियर इज सोशल इंटरेक्शन. आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं अगर एक रिसर्चर हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ, आप मेरे पॉपुलेशन के एक पार्टिसिपेंट हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो आप अगर आप मेल हैं, मे बी आपका जो मेरी तरफ पार्टिसिपेंट बिहेवियर होगा वो शायद अलग होगा, जो फीमेल्स होंगी वो शायद ज़्यादा ओपन होकर मेरे से बात कर सकती हैं. सो दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर प्लस एक सोशल इंटरेक्शन हो रही है मेरे और आपके बीच में. सो इट इन्वॉल्व्स बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशंस. इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बायोसोशल इफेक्ट. ठीक है. अगर हम साइकोसोशल बोलते हैं, इट डील्स विद द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस या पीयर प्रेशर. साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल और इमोशनल प्रोसेस. और इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हो गया, जो हमारे फिजिकल या सराउंडिंग कंडीशंस है. इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो बायोसोशल इफेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 3. when studies on a given topic lead to similar conclusions, the measurement shows कौन सी वैलिडिटी, इट शोज कन्वर्जेंट वैलिडिटी. देखिए जो हमारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं, कभी वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. तो आपको तीनों तरह का पता होना चाहिए. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है. इट इवेल्युएट्स, जो हमारा मेजरमेंट टूल है, क्या वो जो हमने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया है वो उसको अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. मतलब हमने जिस कॉन्सेप्ट के लिए वो मेजरमेंट टूल यूज किया है क्या वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्राइटेरियन वैलिडिटी, इट इवेल्युएट्स हाउ वेल अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट अ कंक्रीट आउटकम और कोरिलेट्स विद अदर वैलिड मेजरमेंट. दिस इज क्राइटेरिया. Convergent validity, when measures that are supposed to be related and are observed to correlate. This is convergent validity.
discriminant or divergent. It demonstrated when measures that are supposed to be unrelated theoretically. एग्जाम्पल, अगर हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन पे कोई क्वेश्चनियर है, सो इट शुड कोरिलेट विद द अदर एस्टैब्लिश्ड जॉब सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनियर्स. एक ही क्वेश्चनियर नहीं होता, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग अपने हिसाब से क्वेश्चनियर्स दिए होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ABC ऑथर का क्वेश्चनियर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास XYZ का भी एक क्वेश्चनियर है जो जॉब सेटिस्फैक्शन पे है, तो ये दोनों कोरिलेट होने चाहिए. ठीक है, तो तब क्या आता है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी. लेकिन इट शुड नॉट कोरिलेट स्ट्रांगली विद अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स लाइक फिजिकल हेल्थ. मेजर हमने करना है जॉब सेटिस्फैक्शन, लेकिन जो हमारा क्वेश्चनियर है वो फिजिकल हेल्थ के क्वेश्चनियर के साथ मैच कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. अगर वैसा होगा तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या डाइवर्जेंट वैलिडिटी. क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट इवॉल्व. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें बताने हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें जाना है. एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसर्च स्किल्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसका निमोनिक क्या होता है, NOIR, दैट इज नॉमिनल. सबसे पहले नॉमिनल आएगा तो हमारा ये A और C ऑप्शन कट गया. नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल A, तो जब B के बाद A आया तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए, नॉमिनल इट इज फॉर नेमिंग, जैसे आई कलर. आई कलर किसी के ब्लैक, किसी की ब्लू, किसी की ग्रीन आइज, किसी की ब्राउन आइज, हम सिर्फ नेम दे रहे हैं. ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, लाइक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, आप कहीं जैसे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज का पिज्जा खाने, तो उन्होंने आपको लास्ट में एक फीडबैक फॉर्म दिया, वहां पे पूछा था लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड. फिर वहां पे लिखा होगा लो, मॉडरेट, हाई, या फिर लो सेटिस्फैक्शन, मॉडरेट सेटिस्फैक्शन, हाईली सेटिस्फाइड, ऐसे करके. तो फिर आप किसी एक को टिक करते हैं. सो दीज आर ऑर्डिनल. इंटरवल, इंटरवल में क्या होता है, नो ट्रू जीरो इज देयर, नो ट्रू जीरो. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अगर हम बोलते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री है, क्या इसका मतलब क्या है कि कोई टेम्परेचर नहीं है, नहीं, इट हैज सम वैल्यू, तो इसलिए नो ट्रू जीरो. और रेशियो में हमारी ट्रू जीरो होती है. फॉर एग्जाम्पल हाइट वेट, अगर हम बोलते हैं इसकी हाइट 0 है या इसका वेट 0 है, मतलब खाली है, कुछ नहीं है, इट हैज अ ट्रू जीरो वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 5, a researcher computes sample correlation coefficients from 4 different samples, और ये इनकी p वैल्यूज दी है हमें 0.99, 0.999, 0.05 and 0.005. ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल. ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अर्थमेटिक मीन, मीडियन, रेंज, मोड, सेकेंड डिसाइड. हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी जो हम क्लास 10 से पढ़ते आते हैं वो कौन कौन सी होती है, मीन, मोड, मीडियन. ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए. मीन हमारे 2 होते हैं, 3 होते हैं इनफैक्ट, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन. यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दिया है, ठीक है, मीन हो गया हमारा, मोड हो गया हमारा, मीडियन हो गया. तो आप C और E हटा दीजिए. सो ऑप्शन नंबर B. देखिए, ये हमारे वेरियस मेजर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. क्वेश्चन नंबर 7, for a negatively skewed distribution the median would be equal to. नेगेटिव, जो नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं, देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो टेल होगी ना वो लेफ्ट साइड पे होगी, ऐसे करके बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीन होगा, यहाँ पे हमारा मीडियन होगा, और यहाँ पे हमारा मोड होगा. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है मीडियन किसके बराबर होगा. जो मीडियन है, जो सेंट्रल वैल्यू है, किसके बराबर होगी, क्या वो मीन के बराबर होगी, नहीं. क्या वो मोड के बराबर होगी, नहीं.
अब जैसे ही आप ए और बी कैंसिल करते हैं, ये देखिए आपके 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गए एंड यू आर लेफ्ट विद सी एंड ई, विच इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेकंड क्वार्टाइल, हमारे पास कितने क्वार्टाइल्स होते हैं? 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 to 100 है, तो 3 क्वार्टाइल्स, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पूरा 100 सपोज कर लीजिए, एंड 4 इक्वल पार्ट्स, 4 equal parts. This is Q1, this is Q2 and this is Q3. ये 25, ये 25, 25, 25, ये फर्स्ट वाला इज 25। सेकेंड क्वार्टाइल कितना हो गया फिर हमारा? 25, 25, 50। थर्ड क्वार्टाइल कितना आ जाएगा? 3 बार 25, 75। तो अगर इन्होंने सेकेंड क्वार्टाइल बोला है, सेकेंड क्वार्टाइल मीन्स 50, और मीडियन भी क्या होता है हमारी? मिड वैल्यू, सो 50, ठीक है। फिफ्थ क्वार्टाइल तो कुछ होता ही नहीं है, क्वार्टाइल्स ही 4 होते हैं। एंड फिफ्थ परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब कि जितनी वैल्यूज है वो हमारी 50 से कम है, तो 50 परसेंटाइल मतलब मिड वैल्यू, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी और ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस के हमें स्टेप्स बताने हैं, रिसर्च प्रोसेस स्टेप्स। हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसता ही फंसता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होंगी। जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुई, सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस आता है। बट ऑप्शन में अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन है ही नहीं, तो फिर हम हाइपोथेसिस के साथ जाएंगे, तो हमारे 2 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। और हमें ये पता है कि जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी वो सबसे लास्ट में होंगी, डी सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। So we are left with option number B, which is the correct answer. ठीक है। सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम देखी, उसके बाद हमने रिसर्च डिजाइन, देन डेटा कलेक्शन, सिलेक्टिंग द सैंपल, प्रपोजल, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे हमने किया था नेगेटिवली जो स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा? जो टेल होगी वो कहाँ होगी? पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी यहाँ पे हमारा मीन होगा, यहाँ पे हमारा मीडियन होगा, और यहाँ पे हमारा मोड होगा। सो इन्होंने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी ट्रू, क्या हमारा मीन मीडियन से, ये देखिए ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये चीज इंक्रीज कर रही है यहाँ पे, है ना, एक्स एक्सेस पे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हमारा मीन मोड से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या हमारा मोड मीडियन से बड़ा है? मोड मीडियन से बड़ा है? नहीं है। मीन जो है वो मीडियन से बड़ा है। मोड इज ग्रेटर देन मीन, मोड इज ग्रेटर देन मीन? नो। मीडियन इज ग्रेटर देन मीन? नो। सो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो मीन इज ग्रेटर, यही मैंने आपको बोला था, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, दिस इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से अब इन्होंने बोला है परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीडियन है विच इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं एक आपको हिंट दे देती हूँ, जब परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारा जो मीन होता है, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। अब आपने इसके हिसाब से इसका मुझे आंसर बताना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, and these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated, and thank you so very much. See you in next class. Bye bye, take care and happy learning.